स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक ना। पिछले क्लास में हम लोग का सॉलिड स्टेट चैप्टर समाप्त हो गया था। जो एनसीईआरटी जो कंटेंट थे वो समाप्त हो गए थे। एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो करेंगे हम लोग को, जो कि कंपटीशन सेक्शन में जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है। खास करके वो जेई से रिलेटेड चीजें हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, 10% के आसपास होगा। तो आज हम लोग का लेक्चर होगा 1.25 घंटा में, है ना। तो आज हम लोग इसको फाइनल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। लिखो तो बाबू, है ना, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़ा बहुत जो कि कंपटीशन सेक्शन से रिलेटेड होगा, है ना, उसको देख लेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि अभी तक जो हम लोग पढ़े वो कंपटीशन से रिलेटेड नहीं था। 90% कंपटीशन से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ा दिया गया है। 2-4-5% जो है देख लेता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक ना, वो चीज क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। सबसे पहले पूछ लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या है या पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है ना। लिखेंगे पहला में इंपोर्टेंट पॉइंट में पीजो, PIZZO, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है या पीजो इलेक्ट्रिक सॉलिड मटेरियल क्या है, इसके बारे में कहता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहता है कि अगर क्रिस्टल है कोई, क्रिस्टल पर अगर हमने प्रेशर लगाया, यानी कि कोई क्रिस्टल है और प्रेशर लगाने के बाद अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो वैसे मटेरियल को पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है, या पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल उसको कहते हैं। ने क्या बोला, वैसा सॉलिड क्रिस्टल जिसपे प्रेशर के एप्लीकेशन से अगर उसमें करंट फ्लो करे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, तो उसको क्या बोलेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। क्लियर है, तो लिख लेंगे द सॉलिड मटेरियल, या बगल में क्रिस्टल लिख लीजिएगा, द क्रिस्टल यूज भी हो। The solid material, a crystal, conduct electricity by the application of pressure। नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात नहीं होगी, उस प्रेशर से थोड़ा हाई करेगी। नॉर्मल प्रेशर जो होगा उससे क्या होगा, थोड़ा हाई होगा। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, कहीं कहीं लिखा रहता है एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होता। हाई किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, लो किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, जो फेरिक प्रेशर होता है उसके प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। जैसे कि 1 ATM नॉर्मल प्रेशर होता है हम लोग का, अगर 5 ATM कर दिया जाएगा, 10 ATM किया जाए, 500 ATM कर दिया जाए, तो वो कहा जाता है कि हाई प्रेशर हो गया। क्लियर है। तो द सॉलिड मटेरियल conduct electricity by the application of pressure is called piezo electric material, ठीक है ना। ये सब टर्म है, एम्स वगैरह में पूछ चुका है कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है प्रेशर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर घटाने से, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन करना है प्रेशर, ठीक है ना। बगल में लिख लो, यहाँ पर प्रेशर के बगल में इंक्रीज कर दो या हाई प्रेशर कर दो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हाई प्रेशर, ठीक है ना। चलिए दूसरा होता है पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल या पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। कहता है द crystal which conduct electricity by increasing the temperature is called pyroelectric मटेरियल,
या पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलिए या मटेरियल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, कहीं कहीं मिलेगा, जैसे कि ये वाला एम्स में आपका पूछा हुआ है, ठीक है। बोलेगा कि पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर घटाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर घटाने पर। तो क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, हो गया। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, ब्रैग्स लॉ इक्वेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा BRAWG ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, है ना। ये फिजिक्स का पार्ट है ना, लेकिन उसका इक्वेशन याद रखिएगा, मॉडर्न फिजिक्स में सर पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा सिर्फ, ब्रैग्स लॉ इक्वेशन होता क्या है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो सॉलिड मैटर होता है, जो क्रिस्टल होता है, वो क्या होता है, एक लेयर में अरेंज रहता है, सबको पता है। इस तरीके से मैंने मान लिया कि ये डॉट जो है ये मेरा कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो इस तरीके से डॉट वाइज डॉट रहता है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आपको मिलेगा, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरीके से अरेंज रहता है एक लेयर में, ठीक सामने टू सामने एक रेगुलर पैटर्न में रहता है। इस तरीके से होता है क्या, इस तरीके से आपको बताना चाहिए कि ये जितना भी जो पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है, ये क्या होता है, किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये पॉइंट जो होगा किसी भी एटम का क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इस पर कोई स्फीयर होगा, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बस आपको पॉइंट दिखा रहा हूं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इस पॉइंट को सबको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ में ज्यादा अच्छा जाएगा ना। है ना। अब होता क्या है कि अब इस मटेरियल में हमको क्या करना है, पेनिट्रेट करना है। इसको देखो, इसको लेयर बोलते हैं, सब जितने भी सब चीजें हैं ये क्या है, लेयर है, ठीक है ना। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर। इस लेयर को नाम दिया गया है n बराबर 1, n बराबर कितना 2, n बराबर कितना 3 और n बराबर कितना 4, और नंबर और बढ़ते जाएंगे nth लेयर तक हो सकता है, ठीक ना। ये n को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, nth ऑर्डर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, nth ऑर्डर बोलेंगे। दो लेयर की जो बीच की जो दूरी होगा, दो लेयर की जो बीच की जो दूरी होगा, है ना, उस दूरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कि एक लेयर ये हो गया, एक लेयर हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को कंसीडर किया, क्या मैंने, डी कंसीडर किया। कहता है कि जब हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब क्रिस्टल से टकराता है तो वो क्रिस्टल में कितना डिस्टेंस उस वेव पेनिट्रेट करता है, छेद करता है, ठीक ना। उस डिस्टेंस को, कितना डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को ही मेजर करते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो है, जैसे टॉर्च का जो लाइट है हम इस पर डालते हैं तो इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो होता क्या है कि यहाँ पर कोई एक्सरे हो गया, कोई भी मतलब कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली क्या होता है कि एक्सरे होता है, और ये क्या होता है कि एक्सरे जो होता है यहाँ से आता है, इसके सरफेस पे टकराता है, ठीक है ना, सम एंगल के साथ। कुछ क्या होता है कि यहां से क्या करेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या करेगा, इस तरह से टकराएगा यहां से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, ठीक है ना, और यहां से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये हमारा कोई क्या है, एक्सरे है। एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हाईली स्पीड है। जैसे कि आप समझिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोलता है कि जाइए चेस्ट का एक्सरे करवा कर लाइए। तो एक्सरे क्या होता है, बहुत फास्ट मूविंग क्या होता है, फास्ट मूविंग रे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो डॉक्टर करता क्या है कि आपको यहाँ पर क्या करेगा, आगे चेस्ट पर क्या करेगा कि आपको लगा देगा क्या,
एक्सरे का प्लेट लगा देगा, ठीक है, जो सॉरी एक्सरे का प्लेट नहीं, क्या उसको बोलते हैं, निगेटिव जो होता है ना, जैसे कैमरा का जो फिल्म होता है उसी तरीके से फिल्म यहाँ पर एक प्लेट टाइप का लगा देगा, आप लोग देखिएगा। और आपको पीछे से क्या करेगा, बैक साइड से आपको एक्सरे का फ्लो कराएगा। तो एक्सरे जो आता है वो आपकी बॉडी में आसानी से क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है। और पेनिट्रेट करने के बाद आपका जो चेस्ट का जो चेस्ट होता है उसका इमेज जो होता है वो जा करके फिल्म पे प्रोजेक्ट कर देता है। मतलब एक्सरे जो होता है उसके पास पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वेरी फास्ट क्या करता है, वो मूव करता है। यहां पर भी उसी तरह होता है, एक कोई सॉलिड क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल को हम जानते हैं कि लेयर बाय लेयर में अरेंज होता है, एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है। ये हमारा एक्सरे है, ठीक है। इस हमारे लाइन के लॉन्ग ये जो हमारा लेयर है इसके लॉन्ग ये कुछ थीटा एंगल के माध्यम से क्या करेगा, गिरता, इस पर फॉल होता है, प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। इसको हम थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल से आता है उसी एंगल से क्या कर जाता है, ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। ये एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस होता है, पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, है ना, 9th 10th क्लास में जब पढ़ेगा। इसका हमने मान लिया कि ये जो एक्सरे है इसका जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है वो क्या है, लेम्डा है। क्या है इसका वेवलेंथ, लेम्डा है ना। ये एंगल कितना है, थीटा। क्वेश्चन पूछेगा कि ये डिस्टेंस निकालो, क्वेश्चन पूछेगा कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालो, क्वेश्चन पूछेगा कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो ये इक्वेशन होता है ब्राइट्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन में, है ना। इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट भी किया जाता है, ठीक है। कैसा नहीं है कि नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, इसको कैलकुलेट भी किया जाता है, बस आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। होता है ब्राइट्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है कि देखो ये जो हमारा डी है, एक लेयर और ये दूसरे लेयर के बीच की डिस्टेंस है, यानी दो लेयर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं इंटर क्रिस्टल डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 2, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेकेंड ऑर्डर तक अगर कोई एक्सरे सेकेंड ऑर्डर तक पेनिट्रेट करता है तो कहता है कि बताइए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है। अगर nth सेकेंड ऑर्डर तक बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर लिखिएगा ब्राइट्स लॉ, द ब्राइट्स हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। यहां पर लिखिएगा द ब्राइट्स इक्वेशन जो है गिवन बाई, याद रखिएगा 2d sin थीटा बराबर n इंटू कितना, लेम्डा हो जाएगा। वेयर d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, याद रखना कंसेक्यूटिव क्रिस्टल लेयर, दो लगातार क्रिस्टल के बीच की क्या है, दूरी है। थीटा क्या है आपका, यहां पर लिखना थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस प्लेन पर कितना एंगल से गिरता है, प्लेन के साथ ये जो एक्सरे का कितना एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो थीटा बराबर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। हम कैलकुलेशन पर नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट इक्वेशन पूछता है और इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, बस उसको करना है, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। तो एक्सरे हो गया। लेम्डा क्या है, लेम्डा क्या है, यहाँ पर लिख दिया है कि लेम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे है। क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे है, ठीक है ना। तो नोट कीजिए आप, ये इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है ना। बस यही है 2d sin थीटा बराबर n लेम्डा। n क्या है, नंबर्स ऑफ ऑर्डर है, लिखो यहाँ पर दिखाई देगा, चलो लिखो यहाँ पर देख लो समझ। और n क्या है, nth ऑर्डर है। अगर मैं बोलूं कि n बराबर 1, इसका मतलब कौन सा समझेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की बात करेगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन की बात करेगा। n बराबर 2, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन की बात करेगा। अगर कोई बोल देगा कि थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन होता है, n का वैल्यू कितना क्वेश्चन में पुट करेंगे, n = 3। इसी तरीके से जो भी फोर्थ होगा, फोर्थ ऑर्डर डिफ्रैक्शन बोलेगा तो n बराबर फोर्थ करेंगे, ठीक है ना। अगर फिफ्थ बोलेगा तो
n के बराबर कितना, फिफ्थ ऑर्डर डिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो n बराबर क्या करेंगे, फिफ्थ करेंगे। इसी तरीके से 4 करेंगे तो 4 करेंगे। चलिए ये नोट कर लीजिए इसके यहाँ तक, और इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है ना, बस हो जाएगा क्लियर। चलो आ क्या देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट का तीसरा पॉइंट हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। कंपटीशन सेक्शन में बोर्ड लेवल में नहीं पूछेगा, बोर्ड की औकात नहीं है सब पूछने की, है ना। आपको बस याद रखना है, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको कैलकुलेट नहीं, मैथमेटिकली आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, ठीक ना। साइन कोसाइन का फॉर्मूला लगेगा और ये बन जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो उतना हम लोग को करने की जरूरत नहीं, बस इक्वेशन पूछता है, उसी इक्वेशन से रिलेटेड आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखे तो, जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखे तो क्वेश्चन तो कहता है क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ, क्वेश्चन कहता है डिफ्रैक्शन ऑफ बैरियम क्या है, मेटल है, मेटल किस में होता है, क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर में होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ बैरियम विथ एक्सरे हुज वेवलेंथ जो है कितना दिया हुआ है, 2.29 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, फुल स्टॉप। कहता है कॉमा गिव द सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, ठीक ना। कहता है डिफ्रैक्शन एट एन एंगल 30 डिग्री। कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्टेड प्लेन, कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्टेड प्लेन। डिफ्रैक्टेड प्लेन का मतलब होता है कि रे कहां तक, किस लेयर तक पहुंच रहा है, ये चीज कहने का मतलब है, ठीक ना। ये सब वेव का लैंग्वेज है, वेव जब पढ़ाएंगे सर आपको ना, मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा आपको, तो पता चलेगा आपको, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्टेड प्लेन तो निकालना है हम लोग को क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़िए पहले कि डिफ्रैक्शन ऑफ बैरियम विद एक्सरे कुछ वेवलेंथ आपका दिया हुआ है 2.29 एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ पर आपका लेमडा का वैल्यू आपका दे दिया है। गिव द सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, यानी सेकेंड ऑर्डर है तो एन का भी वैल्यू आपको पता चल जाएगा। एट एन एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि थीटा का भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डिफ्रैक्टेड प्लेन, यानी कि आपको निकालना है डी बराबर वाट, थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, इसके बाद क्या दिया हुआ है, nth ऑर्डर कितना दिया हुआ है, nth ऑर्डर दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, अभी पढ़ा हम लोग। और हम लोग को निकालना क्या है, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना है 2.29 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहां से लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ क्या हो जाएगा, 2d sin थीटा बराबर कितना है n इंटू लेमडा, हमें d निकालना है, तो d इक्वल टू कितना है n लेमडा बटा कितना 2 sin थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब n का वैल्यू कितना बाबा 2 है, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.29 एंगस्ट्रॉम, नीचे में कितना है 2, और sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना, यहाँ पर sin 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लोगे, इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं कितना ऊपर में हो जाएगा आपका 2.29 बटा sin 30 का मान 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चलेगा 2.29, ये ऊपर चला जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू कितना इसका 9 दूनी के 18, 2 दूनी के 4 1 5, और 2 दूनी का कितना 4, 4.58 एंगस्ट्रॉम, यानी कि
उनके डिस्टेंस के बीच में, दो क्रिस्टल के डिस्टेंस के बीच में सेकेंड ऑर्डर के डिफ्रैक्शन तक का डिस्टेंस कितना आ गया? 4.58 एंगस्ट्रॉम आ गया। क्लियर है? चलो नोट कीजिए इसको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, लिखते हैं हम, मिटा दें। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। चैप्टर आपका समाप्त हो गया है सॉलिड स्टेट, ठीक ना। और थोड़ा सा इधर उधर की बातें करना जरूरी था। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। Which one is correct expression for Bragg's law? ए में दिया हुआ है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, बी में दिया हुआ है d sin थीटा बराबर n लैम्डा बाई कितना 2, सी में दिया हुआ है sin थीटा बराबर n लैम्डा बाई कितना 2d दिया हुआ है, और डी में दिया हुआ है आपका और क्या मारेंगे? कहता है कि विच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ब्रैग्स लॉ? 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, ये भी सही है आपका। d sin थीटा बराबर n लैम्डा बाई 2, यहाँ से 2 यहाँ से नीचे जाएगा, तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को sin थीटा बराबर n लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d भी लिख सकते हैं। ये फाइनल आंसर, ये भी सही, ये भी सही, टोटल सही है ना। तो मल्टीपल चॉइस में दे देगा। लड़का गलती करके आता है, क्योंकि लड़का तो यही याद करके आता है कि यही होता है, बाकी अगर देखता ही नहीं है और गलत मार के चलाता है, ठीक ना। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। इस इक्वेशन से कोई भी किसी तरीके से इधर उधर करके बना सकते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना, वो सब्जेक्टिव अगर पूछने का चांस है तो सब्जेक्टिव, जैसे पहला जो क्वेश्चन करा था वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था, ठीक है। चलिए, तो यहां तक था ब्रैग्स लॉ इक्वेशन। चलिए मिटाते हैं इसको, चाहे यहाँ पर लिख लो। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर कितना? तीसरा लिख लो, है ना। कहता है क्या? कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल इफ मास ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो क्रिस्टलाइजेज होगा किसमें? यूनिट सेल में, उसका मास आपको, मास ऑफ एलिमेंट इज गिवन। तो याद रखिएगा, यूनिट सेल दिया रहेगा तो अलग अलग यूनिट सेल रहेगा, आपको पता होना चाहिए, है ना। अलग अलग यूनिट सेल है तो उसका नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो नंबर्स ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला होता है, लिखेगा नंबर ऑफ यूनिट जो सेल होगा उसका फॉर्मूला होता है मोल गुना अवोगाड्रो नंबर और डिवाइडेड बाय कितना? जेड। और जेड का वैल्यू आपको क्या है? आपको आता है। तो आप आराम से यहाँ से नंबर्स ऑफ यूनिट सेल क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलो लिखेंगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से बन जाएगा। डाले, चलो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका, सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी यूनिट सेल, है ना। इस पॉइंट पर क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक ना। बीसीसी यूनिट सेल, कैलकुलेट द approximate number of unit cell in 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। कहता है क्या कि सोडियम के
9.2 ग्राम में क्या निकालना है हम लोग को, नंबर्स ऑफ यूनिट सेल निकालना है। कहता है कि सोडियम जो है बीसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइजेज है, और कहता है कि उस बीसीसी यूनिट सेल की संख्या निकालिए जिसमें कितना में निकालना है, 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम निकालना है। तो अभी अभी फॉर्मूला बताया कि अगर फॉर्मूला का मास, क्वेश्चन में अगर मास दिया रहेगा उस एलिमेंट का, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, ठीक ना, तो नंबर्स ऑफ यूनिट सेल बराबर होता है मोल निकाल लीजिए, फिर नंबर्स ऑफ एवोगाड्रो में गुना कर दीजिए, फिर उसके नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। जेड ही तो बताता है नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितना होता है, तो उतना से डिवाइड कर देंगे तो नंबर्स ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। तो इसलिए जब तो यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोडियम दिया हुआ कितना, 9.2, इसका मोल निकाल सकते हैं क्या, मोल बराबर कितना हो जाएगा, गिवन वेट बटा एटॉमिक वेट, सोडियम हमारा एटम एलिमेंट है, तो गिवन वेट यानी कि वेट यहाँ कितना हो जाएगा, गिवन वेट, गिवन वेट बटा में कितना, एटॉमिक वेट, जिसका पूछेगा उसकी बात करेंगे। गिवन वेट ऑफ सोडियम में कितना, 9.2 दिया हुआ है, एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का, बताइए, 23 होता है क्या, 23। इसको यहाँ से कट कर दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 30 चौका 92 हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, है ना, यानी कि 4 बाई कितना 10, यानी लिख सकते हैं 0.4, ये क्या निकल गया आपका, मोल आएगा। अब इसलिए नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है, यूनिट सेल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, देख तो नंबर ऑफ यूनिट से निकालने के लिए मोल का फॉर्मूला तो 0.4, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, मोल, तो यहाँ पर वैल्यू कर दिया मोल, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना, 6.022 into 10 to the power कितना 23 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर तो जेड का वैल्यू कितना है, बीसीसी के लिए तो बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका नंबर्स ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको, कहाँ गया निकालना, नोट कीजिए जल्दी से, हो गया, चलो। कौन सा पॉइंट है ये, तीसरा था, चौथा पॉइंट है ना, जो भी था तीसरा पॉइंट, यहाँ पे देखो तो 4th नंबर पॉइंट में 1 2 हो गया, 3 4, ये 5th नंबर पॉइंट होगा। 5th नंबर पॉइंट में लिखेंगे हम लोग कि पिछले क्लास में पढ़ा था एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब पढ़ा था, है ना। एक बच्चा क्वेश्चन भी पूछा था कि सर क्या बोलते हैं कि डाई मैग्नेटिक को हिट करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे कि पारा मैग्नेटिक को हिट करते थे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर जाता था, फिर बोला था मैंने फेरी या एंटी फेरो को हिट करते थे तो पारा मैग्नेटिक बन जाता था, ठीक है। डाई मैग्नेटिक के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता था, 0 होता था, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं था। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो क्या होता है, ऑर्बिटल फुलफिल होते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके केस में डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को यदि आप हिट करोगे तो उस तरह का कोई बात नहीं होगी, क्योंकि उसके पास क्या होता है कि मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट ही नहीं करता, मैग्नेट के प्रति तभी अट्रैक्ट करता है जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर, जैसे एग्जांपल में मैंने बताया था आपको, यहाँ लिख लीजिएगा कि TiO जो होता है ये आपका पारा मैग्नेटिक, मैंने बताया था क्या होता है, पारा मैग्नेटिक होता है, याद रखिएगा, है ना। TiO क्या होगा, वो पारा मैग्नेटिक होगा, और TiO2 जो होता है ये आपका डाइया मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब, ठीक है ना। ये सब एग्जांपल पूछा हुआ है ना। इसके बाद MnO है ना, MnO2, Mn2O, ठीक है ना, Fe2O3, ये सब जितने भी थे ये सब क्या थे, एंटी फेरो मैग्नेटिक थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला एग्जांपल
लड़का कंफ्यूज कर देगा, टिटेनियम का ऑक्साइड ये भी है, टिटेनियम का ऑक्साइड ये भी है, तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों, ये डाईमैग्नेटिक क्यों? टिटेनियम ऑक्साइड को जब तुम ब्रेक करोगे, टिटेनियम ऑक्साइड को जब आप ब्रेक करोगे तो बनेगा Ti2 प्लस प्लस O2 माइनस। अब टिटेनियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम होता है, स्कैंडियम 21, टिटेनियम कितना 22 हो जाएगा। 22 में से 2 यहाँ पर टिटेनियम क्या होगा, टिटेनियम प्लस 2 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 22 में से 2 इलेक्ट्रॉन को घटाओगे तो कितना 20, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s कितना 2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 कितना 20। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या 0, यहाँ पर भी 2 है सारे में, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 0। तो टिटेनियम ऑक्साइड के केस में टिटेनियम में जो होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, उल्टा कर दिया, यहाँ पर टिटेनियम ऑक्साइड है, पैरामैग्नेटिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो TiO, हाँ ठीक, तो स्कैंडियम टिटेनियम होता है, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर 0 हो गया, क्लियर है ना, ऐसे समझिए। और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको लिख लीजिए, ये पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टिटेनियम ऑक्साइड यहाँ पर तो TiO2 करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये टूटेगा तो कितना बार में हो जाएगा, देख तो टिटेनियम पे +4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन पर 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब याद रखिएगा, ठीक ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस कभी कभी एग्जाम्पल पूछ देता है, तो वैसे केसेस में इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलो ये हो गया, इसको याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, Fe2 तो हमेशा याद रखिएगा। और मैग्नीज के ऑक्साइड में भी MnO भी हो सकता है, MnO2 भी हो सकता है, Mn2O भी हो सकता है, एंटीफेरोमैग्नेटिक। फिर लिखेगा इसी में करके, इसी 5वां पॉइंट में लिखेगा स्टार दे करके, Fe3O4 को 850 केल्विन पर हीट करते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक ना। इसके बाद लिखेगा निकेल ऑक्साइड को 150 केल्विन पर अगर हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पर लिखेगा V2O3 को, सॉरी इसको लिखेगा यहाँ पर 523 केल्विन, और V2O3 को 150 केल्विन पर हीट कीजिएगा तो ये क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक। तो पिछले क्लासेस में हम लोग देखा था कि जितना भी फेरो, एंटी फेरो या फेरी होगा, उसको टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, हीट करेंगे तो क्या बनता है, पैरामैग्नेटिक बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कभी कभी पूछ देता है, टेम्परेचर का रेंज पूछ देता है, इसलिए इसको बताना पड़ गया, ठीक ना। चलिए जल्दी कीजिए इसको फटाफट, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, छठा लिखिएगा, रेशियो ऑफ डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी, है ना, फॉर गिवन यूनिट सेल, यूनिट सेल। क्वेश्चन में आपको 2 अलग अलग यूनिट सेल दिया रहेगा और बोलेगा कि उसका रेशियो निकालिए। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेंसिटी बराबर कितना होता है, Z होता है, इसके बाद M होता है, बटा में AQ होता है, बटा में एवोगाड्रो नंबर होता है। तो किसी एक एलिमेंट की बात करेगा, ठीक है ना। अगर एलिमेंट चेंज कर जाएगा तो M भी चेंज कर जाएगा, पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग यूनिट सेल चेंज करेंगे तो Z का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, लेकिन एज लेंथ और ये दोनों क्या करेंगे, चेंज नहीं करेगा, है ना। या अलग अलग यूनिट सेल के लिए अलग अलग एज लेंथ भी दे सकता है। तो यहाँ से 2 तरह का बहुत सारे चीज बन सकते हैं। अगर सेम एलिमेंट है तो ये कांस्टेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट हो तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरी कर जाएगा। तो हम बना सकते हैं कि D जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, Z हो सकता है,
नहीं हो सकता है। फॉर डिफरेंट यूनिट सेल हो सकता है। डी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो सकता है। फॉर, इसको सेकंड कर लो, फॉर टू डिफरेंट एटम या एलिमेंट की बात करेंगे हम लोग, है ना। और डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है, ए क्यू हो सकता है, हो सकता है। फॉर टू डिफरेंट यूनिट सेल, एज लेंथ कर देना बगल में, एज लेंथ यानी कि अलग अलग एज लेंथ के वैल्यू दिया रहेगा, तो ठीक ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए इसको बना सकते हो, अगर तीनों कॉम्बिनेशन को मिलाओगे तो दैट इज करके हम लिख सकते हैं। इस इधर कर देता हूं मैं, देखो यार इधर लिख देता हूं मैं। अगर इसको हम लोग कंबाइन कर लेंगे तीनों क्वेश्चन को, तो हम बोल सकते हैं कि डी डायरेक्टली जेड इंटू एम बटा कितना ए क्यू हो सकता है। एवोगाड्रो नंबर तो भाई कोई भी यूनिट सेल होता है, एवोगाड्रो नंबर तो क्या रहेगा आपका, ये तो ऑलवेज कांस्टेंट है, इसके लिए तो कोई बात होगी नहीं। आई बस में तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार देख लीजिएगा कि अगर एम चेंज करेगा तो एम कंसीडर करेंगे, सेम एम रहेगा तो इसको कैंसिल कर देंगे, कट आउट हो जाएगा। यानी कि दो यूनिट सेल के लिए अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो D1 बटा कितना D2 Z1 इंटू M1 बटा कितना हो जाएगा A1 का Q डिवाइडेड बाई कितना Z2 इंटू M2 बटा कितना A2 का कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। इसको अपना सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका रेशियो निकल गया। चलिए तो इस पर एक जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई आईआईटी में, है ना, उसको देख लेते हैं हम लोग। आईआईटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, उसको क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। मिटा दें, चलो देखो हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, a metal crystallizes into cubic structure स्ट्रक्चर को शॉर्ट में एसटीआर कर दिया है, स्ट्रक्चर एफसीसी एंड बीसीसी फुल स्टॉप, ठीक ना। कहता है वेयर यूनिट सेल लेंथ, कहता है कि वेयर यूनिट सेल लेंथ, यूनिट सेल लेंथ का मतलब क्या हो गया, एज लेंथ की बात कर रहा है। तो यूनिट सेल लेंथ कहता है दिया हुआ है आर 3.5 एंगस्ट्रम एंड 3.0 एंगस्ट्रम रिस्पेक्टिवली फुल स्टॉप। कहता है क्या, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटी, कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी निकालना है। कहता है कि कोई मेटल है, अमेटल, कोई एक मेटल है, यहाँ पर मेटल सेम है, तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, मास उसका कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्रिस्टलाइजेज इन टू क्यूबिक स्ट्रक्चर, कौन कौन, एक एफसीसी में प्रेजेंट है या दूसरा कौन सा बीसीसी में प्रेजेंट, मतलब एक ही मेटल है, एक बार एफसीसी में कहता है प्रेजेंट है या दूसरी बार में कहता है बीसीसी। वेयर यूनिट सेल लेंथ आर 3.a एंड कितना है रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, मतलब कि ये जो पहला वाला जो डाटा है इसके लिए और दूसरा वाला जो डाटा है इसके लिए आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ क्या, डेंसिटी। तो देखो तो हम लोग जानते हैं फॉर सेम मेटल के लिए एम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एम क्या है मेरा, एटॉमिक मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है, बता दे डेंसिटी में। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख तो डी
डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल ये खत्म कर देंगे, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो डी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल कितना, जेड बटा कितना, ए क्यू हो जाएगा। अब देखो अलग अलग यूनिट से रहे तो जेड का भी वैल्यू अलग अलग होगा, हो जाएगा। और एज लेंथ भी अलग अलग आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो डेंसिटी पहले एफसीसी तो डी एफसीसी बटा में डी क्या हो जाएगा, बीसीसी हो जाएगा बराबर। इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा बोलो तो, जेड एफसीसी हो जाएगा बटा कितना, ए एफसीसी हो जाएगा, ए क्यू एफसीसी के लिए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना, जेड बीसीसी हो जाएगा, जेड बीसीसी बटा में कितना, ए क्यू किसके लिए, ए क्यू बीसीसी के लिए हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको मिटा दे कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब इसको तुम सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, देख तो डी एफसीसी बटा में डी बीसीसी यानी डेंसिटी ऑफ एफसीसी क्रिस्टल बटा डेंसिटी ऑफ बीसीसी क्रिस्टल कितना आ जाएगा, एफसीसी जेड के लिए दो जेड एफसीसी बटा में कितना, ए क्यू एफसीसी गुना ये ऊपर चल जाएगा तो ए क्यू बीसीसी बटा में कितना हो जाएगा, जेड बीसीसी हो जाएगा। जेड एफसीसी के केस में जेड का वैल्यू कितना 4, ए क्यू एफसीसी के केस में कितना दिया हुआ है बाबा 3.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो 3.5 और एंगस्ट्रॉम को एंगस्ट्रॉम नहीं रहने दें क्योंकि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा बटा में ए क्यू बीसीसी कितना दिया हुआ 3 एंगस्ट्रॉम तो 3.0 का क्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना होगा, बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कर दो, 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 3.3 गुना 3 गुना 3 गुना कितना 3 बटा कितना 3.5 गुना 3.5 गुना 3 पॉइंट कितना 5, ये जो भी होगा डी एफसीसी बटा में डी बीसीसी का रेशियो आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, गुना ऊपर कर लीजिए, नीचे भी 3 गुना करके डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो नोट कीजिए इतना तक। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का 8वां नंबर, इसमें है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। पिछले क्लास में जब शुरुआत में जब मैंने पढ़ाया था, जब इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो मैं निकालता था आपको, तो उसमें बताया था कि एचसीपी के केस में जेड का वैल्यू 6 होता है। कैसे 6 होता है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने हेक्सागन बनाया। हेक्सागन आपको पता है ये आपका क्या है, हेक्सागन है। एक हेक्सागन इस तरह से, दूसरा हेक्सागन इस तरीके से, ठीक ना। और इन सारे पॉइंट को क्या किया मैंने, इस तरह से ज्वाइंट कर दिया, तो 2 हेक्सागन हो गए, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या आपको याद करना है, देखिए ये हमारा सारा कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये कॉर्नर है, 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 एक कॉर्नर है। हम बात करेंगे कि अगर इसके ऊपर भी जस्ट एक हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगा तो कह सकते हैं कि ये जो 6 हमारे पास कॉर्नर है, इनकी कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/6। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर की बात करेंगे तो 6 ऊपर में, 6 कितना है नीचे, देखो यहाँ पर भी 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, कितने 6 कॉर्नर है। ये हमारा ऊपर वाला फेस हो गया और एक फेस नीचे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 6 कॉर्नर ऊपर और 6 कॉर्नर नीचे, तो 12 कॉर्नर। फेस कितना, एक ऊपर में फेस, एक नीचे में फेस, तो टोटल फेस की संख्या कितना 2। ये बगल वाला ये सब फेस नहीं कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 फेस एचसीपी के केस में याद रखना पर नंबर ऑफ कॉर्नर कितना हो जाएगा 12, ऊपर कितना 6 या नीचे कितना 6। एक हमारा ये जाकर के एक कंप्लीट हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है, कंप्लीट एचसीपी यूनिट इसको बोल सकते हैं। एचसीपी यूनिट जैसे बीसीसी यूनिट, एफसीसी यूनिट पढ़ते थे, उसी तरह से हम इसको एचसीपी यूनिट इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर्स ऑफ कॉर्नर कितना 12। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना हो जाएगा 1/6। कंट्रीब्यूशन का मतलब शेयर कितना में, ये तो अलग अपना एक यूनिट सेल हो गया।
अब इसको यूनिट सेल को टच करेगा तो बगल वाला यूनिट सेल टच करेगा, ठीक ना। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कितना कॉर्नर का 1 कितना 6। याद रखो क्यूबिक यूनिट सेल जो पढ़ते थे हम लोग एससी या बीसीसी उसमें कितना था 8 कॉर्नर था, तो कंट्रीब्यूशन 1/8 होते थे। यहाँ पर टोटल कॉर्नर 12 है तो 1/12 नहीं हो जाएगा। यहाँ पर एक फेस पर कितना कॉर्नर 6, तो ये वाला किसी के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। अरे बाबा यहाँ पर ये जो लैटिस पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, बोलो इस तरीके से होगा ना। तो बताओ तो इस यूनिट सेल में कितना पोर्शन है, यही वाला ना पोर्शन है, यही पार्ट में हमारा किया गया है। तो इतना पार्ट ये मिल करके 6 गो अगर एटम का ये वाला इतना पार्ट यदि मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एटम का निर्माण कर सकता है, नहीं करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी है कि ये अगर हम बोलेंगे कि इतना अगर इतना मिल करके एक यूनिट सेल होगा तो ये क्या कितना हो जाएगा 1/6, टोटल 6 है तो कितना 1/6 हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना 1/6 स्टार कर दो, है ना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टार फेज की बात करेंगे तो नंबर ऑफ फेज कितना इसका 2, नंबर ऑफ फेज कितना 2 और कंट्रीब्यूशन फेज का कितना आगे मान लो कि इधर से कोई यूनिट सेल है तो कितना करेगा ये फेज 2 यूनिट सेल में बढ़ जाएगा, यानी कि 2 HCP यूनिट में मिलेगा, नहीं बनेगा। एक मान लो कि इधर से हमने फेज लगा दिया तो ये वाला फेज कितने में कॉमन होगा 21 में और 21 में। तो फेज नंबर ऑफ फेज कितना 2, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फेज कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा स्टार नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना हो जाएगा, तो बॉडी सेंटर यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है, एक बॉडी सेंटर, 2 बॉडी सेंटर और कितना 3 बॉडी सेंटर, ठीक ना। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना 3। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर कितना हो जाएगा, बॉडी सेंटर देखो नंबर्स ऑफ बॉडी होता है, ठीक ना। बॉडी सेंटर नहीं बोल सकते, सेंटर का कंट्रीब्यूशन था, सेंटर का कंट्रीब्यूशन ऑलवेज कितना होगा 1 होगा, ठीक ना। तो ये हो गए हमारे पास क्या इसके लैटिस पैरामीटर, किसके हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के लैटिस पैरामीटर हो गए। आई बात समझ में। अब बात है कि सर इसका जेड का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट में लिखेंगे वैल्यू ऑफ जेड की बात करेंगे। तो वैल्यू ऑफ जेड कैसे निकलेगा, पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है और बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, हो जाएगा। तो लिखा जाएगा क्या हो जाएगा बताओ तो, जेड के वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर गुना नंबर्स ऑफ कॉर्नर हो सकता है। फिर बोलेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर गुना नंबर्स ऑफ बॉडी सेंटर, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस गुना नंबर्स ऑफ क्या फेस सेंटर, और सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा वैल्यू, आ जाएगा ना। तो पहले आप देखो इधर हम आईआईटी का क्वेश्चन जो लिखे हैं, ठीक ना, हालांकि स्क्रीनशॉट सब कर लीजिए। पहले हम लोग इसको डील करते हैं 8वां पॉइंट को, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। तो पहले इतना को नोट कर लीजिए क्योंकि मिला करके हम इसी करेंगे, ठीक ना। चलिए मिटा दो इसको। अब यहाँ पर लिखना आप लोग, है ना, वैल्यू ऑफ जेड निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ जेड निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे कि इन केस ऑफ HCP द पार्टिकल यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल present at the corner face center and at body center इसलिए Z इक्वल टू हो जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर गुना नंबर ऑफ कॉर्नर, NC स्टैंड फॉर नंबर्स ऑफ कॉर्नर, प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस गुना नंबर ऑफ फेस, प्लस क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर गुना नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पर जेड के वैल्यू निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना है, एससीपी के केस में 1/6,
टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितना मेरे भाई 12 पढ़ चुके हैं हम लोग अभी, है ना। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस कितना 1/2, नंबर ऑफ फेस कितना 2 प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 और नंबर्स ऑफ बॉडी सेंटर कितना 3 गो, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना 1 गुना नंबर्स ऑफ बॉडी सेंटर कितना हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 3। आएगा समझ में ना। आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये 6 दूनी का कितना 12, 2 से 2 कट गया 1, और ये कितना हो जाएगा 3 × 3, तो इधर हो गया आपका z इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा बताओ 2 + 1 प्लस कितना 3 बराबर कितना 6, इसलिए z बराबर 6 किसके केस में HCP के केस में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े हम। तो ये आपका HCP में इतना ही चीज याद रखना है, आपको याद रखिएगा कि टोटल नंबर्स ऑफ कॉर्नर 12 होते हैं, है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर 1/6 होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होगा 2 होगा, कंट्रीब्यूशन फेस 1/6 होता है। बॉडी का सेंटर जो होता है 3 होता है ना, यानी 3 पार्टिकल होगा, और कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा उसका 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इतना z का वैल्यू याद रखिएगा, z का वैल्यू पूछता है, और ये कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछेगा कि डायग्राम बना करके कैलकुलेशन निकालिए, बस आपको रिजल्ट याद रखना है, बस इतना काम करेगा, ठीक है ना। चलो गाइस को आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ये था यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे, जो भी 7-8 क्वेश्चन 7-8 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको करवा दिया गया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल का, 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर है और 3 न्यूमेरिकल और है ना। तो फटाफट न्यूमेरिकल को देखते हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन को मैं 1 मान लेता हूं, है ना, ये क्वेश्चन को मैं 2 मान लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, कहता है क्या कि गिवन अरेंजमेंट ऑफ x आयन, x पर नेगेटिव चार्ज है, x माइनस आयन अराउंड द A+ आयन इन सॉलिड AX, ठीक है। कहता है कि इज गिवन इन द फिगर ऑफ द रेडियस x माइनस का रेडियस दिया हुआ कितना 250 पिकोमीटर पीएम दिया हुआ है। कहता है देन द रेडियस ऑफ A+ क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, पहले डायग्राम देख लो। यहां पर इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, 3 ऊपर में है, ठीक ना। एक पार्टिकल ऐसे है, एक पार्टिकल ऐसे है, और एक पार्टिकल ऐसे है, और बीच में क्या है, बीच में जो है यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड बोलते हैं। अब वॉइड में क्या प्रेजेंट है A+ प्रेजेंट है, केटायन प्रेजेंट है। 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम 5 एटम और कितना 6 एटम, और 6 एटम से घिरा हुआ जो वॉइड होता है उसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ठीक है। डेटा आपका दिया हुआ है, किसके किसके केस में दिया हुआ है, तो एक्स केटायन का, यानी कि यहां पर एक्स आयन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई 250 पिकोमीटर, 250 पिकोमीटर दिया हुआ है, और A+ का वैल्यू आपको निकालना है, यानी कि रेडियस ऑफ एनायन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ केटायन निकालना है। एक्स टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, एक्स टाइप का कोई हमारा कंपाउंड है, कोई भी चीज दिया हुआ, कोई सॉलिड आयनिक सॉलिड दिया हुआ है। और क्या कहता है कि गिवन फिगर में, ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मिल जाएगा, आप देखिएगा आईटी का क्वेश्चन बनेगा तो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर वॉइड दे दिया गया है। अब पूछता है कि बताइए रेडियस ऑफ केटायन कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये वॉइड 6 एटम से घिरा हुआ है, तो ये वॉइड का नेचर कैसा ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल के केस में लिमिटिंग रेडियस रेशियो का वैल्यू आपको शायद पता होगा, जो NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर टाइप का होता है। हम जानते हैं कि फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो होता है L/R का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है R+ बटा R- बराबर कितना 0.414 से लेकर के 0.73 कितना होता है 2 होता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर अब क्या करो, हमें रेडियस ऑफ केटायन निकलना है। क्या निकलना है रेडियस ऑफ केटायन, तो सॉल्व कीजिए इसको। तो R+ का वैल्यू, R+ की जगह हम क्या लिख देंगे A+ लिख दें, A+ बटा में R- की जगह कितना x- बराबर
अब बात आएगी कि सर दोनों में से कौन लेंगे, ये वाला हम डाटा इस्तेमाल करें या ये वाला डाटा हम इस्तेमाल करें। तो सिंपल सा तरीका सोचिए, तरीका ये सोचना है कि केटायन है और एक एनायन है, तो एनायन का साइज बड़ा होता है कि केटायन का साइज बड़ा होता है। आप बोलोगे कि सर एनायन का साइज बड़ा होता है। हमें केटायन का वैल्यू निकालना है, केटायन A+ का निकालना है, यानी ये केटायन है तो इसका जो रेडियस होना चाहिए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तब इसका वैल्यू छोटा निकले उसके लिए हम ये वाला डाटा पुट करेंगे कि ये वाला डाटा पुट करेंगे, बताइए कौन सा डाटा पुट करेंगे, ये वाला पुट करेंगे या ये वाला। अरे बाबा जब हम इसको सॉल्व कर दो, कोई दोनों में से कोई ले लो, ठीक ना, जो मिनिमम डाटा देगा वही हमारा क्या होगा, केटायन का वैल्यू होगा। तो आप यहां से सॉल्व करो, यहाँ पर कितना मान लो हम लोगों ने ये लेता है 0.414 ले लिया, तो हम लोग को A+ बराबर करेंगे तो गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.414 इंटू कितना x माइनस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा 0.414 गुना, देखते हो यहाँ पर x माइनस का वैल्यू कितना है 250 पिकोमीटर है। तो देखो तो हम लोग अगर ये वैल्यू लेते हैं और केटायन का साइज निकालेंगे तो तिरछा तिरछी गुना, इतना में गुना करेंगे तो वैल्यू कम देगा, जबकि इतना में गुना करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये वाला टिप लेंगे। वही एनायन का साइज लेना पड़ता तो हमारा क्या करना पड़ता, मैक्सिमम के लिए ये पुट करते हैं, मिनिमम के लिए कौन सा पुट करते, ये पुट करते है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको पिकोमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ये IIT एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। डेटा सिर्फ दे दिया है एनायन का, केटायन का निकालना है, फिगर बना दिया है, यहाँ पर A+ को रख दिया है। आपको सोचना पड़ेगा कि जो वॉइड है, जो खाली स्थान है 6 एटम से घिरा हुआ है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो का वैल्यू इतना होता है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, केटायन पूछ रहा है, एनायन का वैल्यू दिया हुआ है कि कौन सा ये वाला डाटा रखेंगे। देखो तो अगर ये निकालेंगे तो इसमें गुना होगा मेरा, तो 0.414 में R- में गुना करेंगे तो उसका वैल्यू मिनिमम होगा, या 0.732 में R- में गुना करेंगे उसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो तुमको ये दो ये कम है और ये क्या है, ज्यादा है। R+ केटायन है, केटायन का साइज एनायन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, छोटा होता है। तो बस थोड़ा सा टेक्निकली सोचना पड़ेगा और ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लियर है, नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये हो गया, आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है क्या, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2D है स्क्वायर यूनिट सेल सोन बिलो। माने कोई 2D है, दिया हुआ है, स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, ठीक ना। इसमें कहता है कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, है ना। यहां पर दिया हुआ है कि ये कोई स्क्वायर है, आप पढ़े हुए हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2D पढ़े है। बीच में सेंटर है, यहाँ पर क्या है, एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, यहाँ पर भी क्या है, एक एटम है, और बीच में क्या है, यहाँ पर एक एटम दिया हुआ। तो कहता है कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। देखो तो जरा सा, हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन स्क्वायर क्लोज पैक यूनिट सेल इन 2D। देख तो कितना हो जाएगा, बोल तो। यहाँ पर कॉर्नर की संख्या कितना, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, कितना, चार कॉर्नर। देख तो इस चार कॉर्नर पर ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ये तो हमारा यूनिट सेल से क्या है, बाहर है। ये वाला जो रीजन है यहां से लेकर ये वाला रीजन क्या है, इससे बाहर है। तो ये तो हमारे अंदर की बात है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इसका, अगर बात करेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना, चार कॉर्नर तो कंट्रीब्यूशन कितना 1/4, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना मिल करके कंप्लीट मिल करके क्या बनाएगा, एक एटम बनाएगा। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, चार, इतना चार को मिल करके एक बनाता है, तो एक कितना मिलकर 1/4 हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्लियर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बात करेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ऐसे कर दो, नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन स्क्वायर क्लोज्ड पैकेज स्ट्रक्चर बराबर यहाँ पर करते कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर हो जाएगा और गुना कितना, नंबर ऑफ क्या बाबा, कॉर्नर हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन कॉर्नर कितना 1/4 और गुना नंबर ऑफ कितना कॉर्नर 1 2 3 कितने 4, तो 4 से 4 कट गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस एगो पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे है, तो बॉडी के सेंटर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसके लिए कितना हो जाएगा बोल तो, बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना है, यहाँ पर एक ही है तो 1 गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कट गया 1 बार में, आइए इधर हो जाए तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि Z = कितना हो जाएगा 2, किसमें हो जाएगा SCP। SCP का मतलब स्क्वायर क्लोज पैक, स्क्वायर क्लोज पैक इन 2D हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो अब देखो तो हम लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से निकाल सकते हैं इसको, आगे देखो क्वेश्चन हो गया है, आ चुके हैं क्वेश्चन। अब हम लोग को क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय कितना, टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर तो भाई ये तो स्क्वायर है, अब स्क्वायर के केस में स्क्वायर का वॉल्यूम क्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उसके लिए क्या, देखो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, लेंथ ब्रीथ और क्या चाहिए, हाइट चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है 2D है, एक इधर है और दूसरा क्या है इधर है, यानी आपको लंबाई और चौड़ाई ही मिल सकता है, लेंथ ब्रीथ ही मिल सकता है। लेंथ इंटू ब्रीथ को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। आई बात समझ में। तब हम लोग को निकालना क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलेंगे कि एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या, एरिया ऑफ कितना स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ आपका दिया हुआ कितना, L दिया हुआ है, तो निकालो इसको, कैसे निकालेगा ध्यान दो। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी का मतलब पैकिंग परसेंटेज है ना, बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड एटम्स इन स्क्वायर डिवाइडेड में कितना है, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला, और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देना पड़ेगा, अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। लड़का बोलेगा कि सर आप तो बताए थे कि पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बटा टोटल वॉल्यूम। तो ये यूनिट सेल नहीं है, कौन सा है, स्क्वायर क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर है। वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ता था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चाहिए, लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आपको लेंथ मिलेगा और क्या मिलेगा, ब्रीथ मिलेगा, दो ही टर्म मिल रहा है। तो इसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा, इसका क्या करेंगे, एरिया, कितना एरिया एटम के द्वारा छेका गया है बटा उसका टोटल एरिया की बात होगी। क्लियर है। देखो तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि एरिया, अब देखो तो एरिया ऑफ एटम्स की निकालना है, तो एटम कैसे निकलेगा, देखो यहां से मैं मिटाता हूं, क्वेश्चन मिटा देता हूं, चॉइस आपका है यहां पर, है ना। देखो तो मैं, देखो इधर, चूंकि एटम स्फेरिकल है इसलिए एरिया ऑफ स्फेयर, या बोल सकते हैं सर क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा क्या, अरे बाबा इसका एरिया कितना, πr² हो जाएगा। इस सर्किल का कितना हो जाएगा एरिया, जब रेडियस इसका r हो तो πr² पढ़ा है 8 क्लास में, तो ये हो जाएगा πr², कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए चूंकि नंबर्स ऑफ एटम कितना है बाबा, देख तो 2 नंबर, z बराबर कितना है, एक एटम का πr², तो इसलिए एरिया ऑफ 1 एटम कितना, πr², इसलिए एरिया ऑफ 2 एटम कितना हो जाएगा, बोलो 2 × πr² हो जाएगा, यानी कि 2πr² आपका हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इतना करने के बाद
अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया तो निकल गया, अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, स्क्वायर की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये एल इंटू कितना है, ये एल हो जाएगा। ऐसा करते हैं हम लोग, इस चॉइस को जो है ना, आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट किए होंगे तो आप में ये आ गया होगा, ठीक है। वैसे हम इसको मिटा देते हैं, आपके पास क्वेश्चन चला गया होगा, और नहीं होगा तो कैलकुलेशन करेंगे तब तो देख लीजिएगा, इसमें जो होगा वो मान लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये 2 पाई स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 2 पाई स्क्वायर हो गया, इसलिए हम लोग को चाहिए, इसलिए नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एल गुना एल बराबर कितना, एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें एल का वैल्यू निकालना है, कैसे निकाला, किसके टर्म में निकालेंगे। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, आर है, और नीचे में क्या है, एल है। अगर हम बोले कि इस एल को यदि आर के टर्म में ले आए तो निकल सकता है। याद कीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन में जब रेडियस और एज लेंथ आता था तो हम लोग एज लेंथ को रेडियस के टर्म में लाते थे। यहाँ पर लेंथ आ गया, लेंथ को किस में टर्म में लाएंगे, रेडियस के टर्म में लाएंगे। जब इसको मिटाइए, इसको जल्दी कीजिए, नोट कीजिए तो जरा सा देखिए, ना तो यहां पर मेरे पास फिगर था इस तरह से, है ना, ये मेरा एल था, यहां से लेकर के यहां तक क्या था, एल था, और बीच में क्या था, यहां पर 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम, और बीच में मेरे पास क्या था, 1 एटम और था, मतलब सटा हुआ था, है ना। अब मेरे से सट नहीं रहा, मैंने बना दीजिएगा फिगर इस तरह से सटा करके, ठीक है ना, इस तरह से आपका एटम था। अब देखो, तो इस एल का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है आर के टर्म में। तो ये वाला भी लंबाई कितना, एल, ये वाला भी लंबाई कितना, एल, और यहां से अगर हम डायगोनल डालें इस तरीके से, क्या करें, डायगोनल डालें स्क्वायर में, तो हम लोग क्या किया कि इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लो यहाँ पर ए कर दिया, बी कर दिया, और इसको क्या कर दिया, सी कर दिया। तो इन अ ट्रायंगल एबीसी में अगर बात करें तो ये वाला ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इसलिए ए बी का स्क्वायर बराबर कितना, ए सी का स्क्वायर प्लस कितना, बी सी का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देख, तो ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक एटम है तो ये वाला डिस्टेंस कितना, आर, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना, 2r, और फिर यहां से लेकर यहां कितना, r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा r प्लस 2r प्लस कितना, r बराबर कितना, 4r हो जाएगा। यहाँ पर ए बी की जगह लिख सकते हैं 4r का स्क्वायर बराबर ए सी कितना, एल स्क्वायर प्लस बी सी कितना, एल स्क्वायर हो जाएगा। 16r स्क्वायर बराबर 2l स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, एल को आर के टर्म में मिलाना है, इसलिए एल स्क्वायर बराबर कितना, 16r स्क्वायर बटा कितना, 2l हो जाएगा। सॉरी, कितना जाएगा, 16r स्क्वायर कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से कट कितना बार में कट जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग एल बराबर कितना निकालिए, 8r स्क्वायर का रूट अंडर 8 को करोगे तो 2 रूट कितना, 2, और r की जगह कितना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, r, यानी कि 2 रूट 2 कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर की जगह इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन में डाल दो। इसलिए देख, तो इसलिए पी एफ इक्वल टू कितना, एरिया ऑक्युपाइड बाई कितना, 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर एल बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, और एल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2 रूट 2 हो जाएगा, इंटू कितना, आर स्क्वायर हो जाएगा ना। इन सब का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर दीजिए, इन सब का क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 4, रूट 2 का 2 बार गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2 गुना रूट 2 बराबर रूट 4 बराबर कितना, 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर में बचा पाई, ऊपर में बचा पाई, तो हो गया पाई है डिवाइडेड बाई कितना 4। इसलिए पीएफ परसेंट जो निकालिएगा तो पाई बटा कितना 4 है, गुना कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 78% के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 78% किस में आ रहा है, उसके अनुसार ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आईटी का क्वेश्चन है ना। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जल्दी से कीजिए फटाफट, मिटा दे। यहां पर बस ध्यान देना है, ये भी आपको ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्योंकि लेंथ अद्वितीय है। यूनिट सेल के केस में लंबाई था, लेंथ था, हाइट था, विड्थ था, सब था, तो वहां पर ए क्यू हो जाता था। ठीक है ना, 3 बार ए को गुना करोगे, ए गुना ए गुना ए, एल था, बी था, एच था, तो नहीं हो जाएगा ए क्यू। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ यही है एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पर जो पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो एरिया ऑक्युपाइड बाय ये टर्म प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चर बटा टोटल एरिया आपको क्या आ जाएगा स्क्वायर। चल नोट करिए जल्दी से। एक क्वेश्चन और है, लिख लेंगे हम लोग उसको, बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी आपको जेई में आईआईटी में ही पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। लिखे जरा सा, कहता है क्वेश्चन है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन सो दैट, कहता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन सो दैट यूनिट लेंथ ऑफ NaCl is 0.5627 नैनोमीटर है। लगता है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कट गया था, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द क्रिस्टल, है ना। चलिए ये कुछ क्वेश्चन कर रहा है, ठीक ना, निकालना है हम लोग को क्रिस्टल का डिफेक्ट निकालना है, ठीक ना। आपको दिया हुआ है क्या, अच्छा इंक डालना पड़ेगा, इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा काम करते हैं, है ना। इंक धुंधला पड़ रहा है। चैप्टर आपका समाप्त हो गया है ना। अब पूरे चैप्टर को मन से पढ़ लीजिए, बढ़िया से 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से। सारा टाइप का क्वेश्चन बता दिया हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं बताया गया है, ठीक ना। इतना आपके बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी एनफ है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको आता है तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नॉर्मल जब एक स्टूडेंट अपना सिलेक्शन गेन करता है, उसको सिलेक्शन जो चाहिए उतना हमारा करवा दिया मैंने, ठीक ना। सिलेक्शन बार मतलब सिलेक्शन बार मतलब कि एक बहुत बढ़िया से सिलेक्शन देगा। मैं रैंकर के लिए नहीं है कि ऐसा नहीं कि आप टॉप कर दीजिएगा, ठीक ना, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर कहता है क्या कि हम लोग को निकालना है, ठीक ना। क्या निकालना है हम लोग को यहाँ पर, कि कहता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया हुआ है और एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता चलता है क्या कि कोई यूनिट सेल है जिसका लेंथ कितना है, इतना नैनोमीटर है। कोई यूनिट सेल दिया हुआ है NaCl यूनिट सेल का और उसका एज लेंथ कितना है 0.527 नैनोमीटर है। तो कहता है कि द डेंसिटी ऑफ NaCl इतना दिया हुआ है। तो कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल में डिफेक्ट कौन सा होगा। तो देखो जो डेंसिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी या एब्जॉर्ब डेंसिटी। तो यहाँ पर दिया हुआ है
कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल यानी कि NaCl का डेंसिटी दिया हुआ कितना 2.164 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया, ठीक है। इस डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जॉर्ब डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब डेंसिटी दिया हुआ है, या इसी को एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी दिया हुआ है। फिर कैसे पता चलेगा कि डिफेक्ट कैसा है? तो मान लीजिए कि डेंसिटी दिया हुआ है, दूसरा डेंसिटी निकालेंगे, वो होगा थ्योरेटिकल डेंसिटी, या उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड डेंसिटी। माने जो डाटा दिया रहेगा उससे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, और गिवन डेंसिटी से और जो कैलकुलेट करेंगे उस डेंसिटी में कंपैरिजन करेंगे कि डेंसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर डेंसिटी इंक्रीज कर गया तो बोलेंगे कि इंप्योरिटी डिफेक्ट है या मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। अगर डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा तो बोलेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। आपको बताया गया ऑलरेडी। तो डेंसिटी निकालने के लिए जाओ तो यहाँ पर एज आपका दिया हुआ है ना। तो नाउ यहाँ पर लिख लो, नाउ एज लेंथ बराबर दिया हुआ कितना है 0.5627 नैनोमीटर है। डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो इसके एज लेंथ को किस में, नैनोमीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे। तो 0.5627 गुना 10 के पावर -7, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -9 नैनोमीटर। 7 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। NaCl यूनिट सेल है ना। तो NaCl कैसा FCC स्ट्रक्चर शो करेगा, यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि NaCl 100 FCC, इसलिए Z का वैल्यू कितना 4। NaCl का मोलिकुलर मास तुम निकालोगे, कितना आ जाएगा मोलिकुलर मास निकालोगे, इसका हो जाएगा 2335.5, इसका हो जाएगा 58 पॉइंट कितना 5। यहां से डेंसिटी निकाल दो, डेंसिटी बराबर कितना Z इंटू M बटा A क्यूब गुना कितना Na हो जाएगा। Z का वैल्यू 4, M का वैल्यू 58.5, A क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5627 का इंटू 10 टू द पावर -7 का कितना क्यू गुना अवोगाड्रो नंबर है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर कितना 23। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक ना, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। तो सॉल्व करने के बाद आप देखिएगा कि ये जो हमारा है कैलकुलेटेड है। क्या है, ये डेंसिटी जो निकाले क्या है, कैलकुलेटेड है, मैंने डाटा से मैंने कैलकुलेट किया है ना। यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद लिखिएगा यहां पर, इसके बाद लिखिएगा इफ डी ऑब्जर्व है ना, डी ऑब्जर्व लेस देन डी कैलकुलेटेड, यानी कि हमने कैलकुलेट किया और इसका जो डेंसिटी दिया इससे अगर ज्यादा आ गया तो हम लोग बोलेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, इंप्योरिटी डिफेक्ट हो जाएगा, या इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलेंगे। एक्सेस मेटल की संख्या बढ़ जाएगा तो मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट के केस में और मेटल एक्सेस डिफेक्ट के केस में डेंसिटी क्या करता है, बढ़ जाता था। अगर मान लो कि इफ डेंसिटी माने डी ऑब्जर्व ग्रेटर देन डी कैलकुलेटेड, ये क्या हो जाएगा, स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, चलिए यहां तक था, क्वेश्चन करवा दिया मैंने, अब इससे ज्यादा नहीं है, ठीक ना, बहुत हो गया सॉलिड स्टेट है ना, पिछले साल से ज्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा यहां से, और आप मेरे को बताइएगा कि सर ये कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, स्कॉटकी डिफेक्ट शो करेगा या इंप्योरिटी डिफेक्ट शो करेगा। अगर आपने जो कैलकुलेशन का जो वैल्यू आया अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो बोलेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट, अगर वैल्यू कम आ जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या, स्कॉटकी डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है, चलिए आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, ठीक ना। 2 से 3 पेज छोड़ दीजिएगा, कम से कम 3 पेज, और वहां पर लिखिएगा